गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा लोक कला पर। लोक किया है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लोक कला लोक कलाओं का संबंध लोक की धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से जुड़ा रहता है। अब ऐसा नहीं लोक कलाओं की था दौड़ जो इसकी निरंतरता है कभी बाधित होने नहीं पाई है। आज ये कलाएं गांवों कस्बों में निवास करने वाली खेतिहर जातियों द्वारा विलुप्त होने से बचाई जाती रही हैं। इस प्रक्रिया में उनका अपना भी अंशदान है, आत्मिक योगदान है। अनेक मध्यम वर्गीय परिवारों के जो योगदान था वो उनके हिस्से में आया, जो शहरी सभ्यता से आहत हुए बिना इन परंपराओं को निभा रहे थे, या उन रूढ़िवादी कुनबों में इनका जो रूप था वो शेष रह गया, जिनमें अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के लिए इनकी अनिवार्यता महसूस की जा रही थी। गहरे मान ये कला प्रभु जैसे बाल बुनाओं को और भाग में लक्ष्य व प्रकृति की परीक्षा की जो प्रागैतिहासिक युग में थी, उनकी सारगर्भता की खोज जाना जा सकता है। परंपरा का एक तीव्र अंश लोक संस्कृति, लोक संबंधी लोकानुभूति संस्कारों से ओतप्रोत तथा
धरती के प्रति पूज्य भाव से संप्रेषित है। हमारी संस्कृति का साक्षात रूप इसमें दर्शनीय होता है एवं संस्कारों में ये उसी तरह से घुली मिली रहती है जैसे हम जल के अंदर शक्कर को घोलते हैं। जैसे पानी से शक्कर को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही इसे भी अलग कर पाना असंभव है। हमारे समाज में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यही नहीं, मृत्यु के पश्चात श्राद्ध, बरसी और जन्म धर्म को समझाने में इसका बहुत योगदान रहा है। इसकी सीधी सरल रेखाओं में धर्म का अटूट विश्वास भरा हुआ है। इसके बिना कथाओं और उपदेशों रेखाओं की सरलता में भी गूढ़ रहस्य छिपे। संस्कृति में बयानी की कड़ी सैकड़ों प्रकार की लोक कलाएं संपूर्ण भारत में देखी जा सकती हैं, जिनमें सृजनात्मकता के साथ दार्शनिकता भी दिखाई देती है। उर्दू, फारसी, कैलियोग्राफर की भांति बिहार एवं झारखंड की कोहबर चित्रकार अपनी रेखाओं में एक रूपता, संगति और संतुलन का निरूपण करती हैं। अब अंतर आता है तो केवल वैयक्तिक दृष्टियों से रूपगत एवं विषयगत ट्रीटमेंट में। यही नहीं, चीनी चित्र शैली की तकनीक एवं दर्शन से भी यहाँ जो है साम्यता की जा सकती है। चीनी चित्रकला में पहाड़ सत्य का प्रतीक है, तो कोहबर में पक्षी स्वतंत्रता का। चीनी चित्रण में बेर जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य का प्रतीक है, तो कोहबर में खजूर जो है पूर्णता का प्रतीक है। लंबी उम्र के लिए चीनी चित्रकार देवदार वृक्ष का चित्रण करता है, तो कोहबर में आम का वृक्ष जीवन भर साथ निभाने का तथा अटल सौभाग्य के साथ वंश वृद्धि का भी प्रतीक है। दोनों ही शैलियों में कमल जो है अनिवार्य रूप से चित्रित होता है। भारतीय संदर्भ में यह प्राण का रूप है जो जीवन का आह्वान करता है। नलिका के साथ कमल पुष्प का अंकन गर्भाधान के रूप में प्रदर्शित होता है। आधुनिक चित्रकारों की भांति कोहबर चित्रकार भी योजनाबद्ध तरीके से सुविचारित प्रतीकों का प्रयोग करते हुए अपने चित्र बना की भांति अत्यंत सुव्यवस्थित शैली में संयोजित एवं निरूपित किए जाते हैं। लोक कला के दर्शन जो है चित्रकारी, भूमि चित्र जिनमें अरिपन, अल्पना, रंगोली आदि हैं। हस्तशिल्प जैसे खिलौने जो जीवन उपयोगी भी हो, पेपर मैशी, केन एवं बांस के फर्नीचर, रंगीन कलात्मक रचनात्मक आभूषण, वस्त्र उद्योग आदि में देखे जा सकते हैं।
जहां चित्रकार और लोक कलाकार विभिन्न धरातलों पर इनका प्रयोग करता है। वस्त्रों पर ठप्पों और स्क्रीन की छपाई, टाई एंड डाई चित्रकारी, को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। भारतीय आधुनिक कला में लोक तत्वों को समाहित करने के आरंभिक एवं अभिनव प्रयोग किए। समकालीन परिदृश्य में सैकड़ों चित्रकार लघु चित्रकला, लोक कला, तंत्र, आदिम कला आदि किसी न किसी से प्रेरणा लेकर के कार्य कर रहे हैं। इसकी पवित्र खुशबू सम्मोहन किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। नंद बाबू ने एक कन्नाई को अपने मित्र को एक पत्र लिख करके ये जिज्ञासा जाहिर की थी कि ऐसा क्या है जिसे एक प्रशिक्षित कलाकार करने में अक्षम हो जाता है, जबकि गांव की अप्रशिक्षित नारी उसे बड़ी सरलता से कर देती है। लोक कला में कोई तो ऐसा गुण अवश्य है जिससे बड़ी से बड़ी अभिव्यक्ति बड़ी ही सरलता से प्रकट कर दी जाती है, जबकि उसी भाव के प्रस्तुतिकरण में जानकार और प्रशिक्षित चित्रकार को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में लोक कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति के संरक्षण में इन कलाकारों और शिल्पकारों का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के लोक चित्र, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथा तथा लोक धर्म आदि के साथ इनका जीवन घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक उन्हीं लोगों को सामाजिक पद, मान मर्यादा में उनको दिया जाता है, जबकि लोक कलाकार सदियों से बिना किसी लालच के इस विरासत को अपने सुदृढ़ कंधों पर उठाए चला आ रहा है। अब देखेंगे कि जीविकोपार्जन के संदर्भ में कलाओं का किस प्रकार व्यवसायीकरण हो रहा है। राजघरानों एवं दरबारों से मुक्त होने के पश्चात परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रश्रय मिलने की संभावना यदि कहीं दिखाई देती थी तो मात्र व्यापारिक केंद्रों में, जिनकी बागडोर महाजनों, रईसों और व्यापारियों के हाथ में थी। बाजार में इन विस्थापितों और निराश्रित कलाकारों को अपनी ओर आकृष्ट किया। व्यवसाय के लिए नदी एवं मार्ग की उपलब्धता वाले ऐसे स्थान अचानक से व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरने लगे, जहां उन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। जहां तक आरंभिक मांग का प्रश्न है, तो उस समय भी क्रेता दो प्रकार के थे। एक तो जो स्वदेशी रईस थे, वो अपनी रुचि के अनुकूल फूल पत्ती का चित्रण कराते थे, पोर्ट्रेट बनवाते। दूसरा वो वर्ग था जिसमें विदेशी आते थे, जो पोर्ट्रेट्स के साथ यूरोप में बसे अपने परिजनों को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाने हेतु फिरका बनवाते थे। फिरका उनके लिए यूज किया गया जो
फिरंगी वर्ड से आया है ये, तो जो विदेशी थे, जो अपनी रुचि के अनुसार इन पेंटिंग्स को बनवाते थे। अब कोई विषय उन्हें पसंद आ गए, कोई देवी देवता उन्हें पसंद आ गए, फूल पत्ती पसंद आ गए, तो वो उनका ऑर्डर बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती चली गई। कलाकारों ने परंपरा और संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, लोक चित्रों में, जन जन में व्यवहारिक लोक शिल्प, लोक संस्कृति में प्रचलित वस्त्राभूषणों को बाजार की मांग के अनुरूप प्रस्तुत किया। बंगाल के काली घाट, उड़ीसा के पटचित्र, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स, बिहार की मधुबनी, अब साड़ी, रेडीमेड वस्त्रों के अतिरिक्त ग्रीटिंग्स पर भी बहुतायत से प्रिंट की जाने लगी, जिनमें मोटी पतली कलात्मक रेखाओं द्वारा आकृति एवं ज्यामितीय आकारों को बड़े ही सुनियोजित ढंग से निरूपित किया जाता। कथानक के अनुसार प्रतीकों को उसमें व्यवस्थित किया जाता। पहले ये काम हाथ द्वारा होता था, लेकिन आज स्क्रीन पेंटिंग के द्वारा भी ये काम किया जा रहा है, जिनमें चटक रंग योजना के साथ साथ रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, बंगाल, बिहार आदि अनेक स्थानों की टेराकोटा वस्तुएं लोक कलाकारों को व्यवसाय देकर उनके जीविकोपार्जन का माध्यम बनी हुई है। अकेले बंगाल और महाराष्ट्र में ही ऐसे कई लाख कलाकार हैं जो गणेश स्थापना एवं दुर्गा पूजा हेतु विविध प्रकार की मर्ण मूर्तियों का निर्माण करते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी ये मूर्तियां निर्यात की जाती हैं, जिनसे करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। मिट्टी के बनने वाले जो पैनल्स हैं, मर्ण फलक हैं, उनका प्रयोग भी वास्तु सज्जा एवं अलंकरण में किया जाता है। भारत में गुप्त काल से लेकर के 19वीं शताब्दी तक हजारों की संख्या में मणि मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनके अलंकरण में असंख्य मृण फलकों को चिपकाया गया था। जोड़बांगला एवं श्यामराय जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंदिर जो मर्ण कला के बेजोड़ उदाहरण हैं। इन मंदिरों पर उत्कीर्ण आकृतियों से प्रेरणा लेकर के यामिनी रॉय ने अपनी कलाकृतियों का निरूपण किया था। आज बड़े बड़े व्यवसायी अपने यहाँ म्यूरल्स बनवा रहे हैं, अपने बड़े बड़े हॉल, ड्राइंग रूम में। वस्त्र एवं शिल्प उद्योग में भी इन जो मंदिर पर उकेरे हुए वो है मड फलक हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के शिल्प उद्योग में प्रिंटिंग की जा रही है। आज भी सैकड़ों कलाकार इन मड फलकों की अनुकृतियां तैयार कर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। राजस्थान की कठपुतली व दरवाजों पर लटकाए जाने वाले लघु घंटियों एवं गोटों से सुसज्जित कपड़ों के बंधनवार एवं पशु पक्षियों की मांग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खनक पैदा करती है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश की काष्ठकला में भी विभिन्न शैलियों के दर्शन होते हैं। बुटशिटी के नाम से प्रसिद्ध 90% जो उत्पाद है वो निर्यात किया जाता है। इस कला परंपरा में भी अभिनव प्रयोग दिखाई देते हैं। कोल्हापुर राजस्थान की जूतियां एवं बंगाल के पर्स,
चर्म उद्योग पर भी लोक कला की छाप एवं नवीन प्रयोग उन्हें उत्कृष्ट एवं कलात्मक बनाने का सकल प्रयास करते हैं। शिल्प उद्योग से प्राप्त सामग्री के विपणन हेतु बड़े बड़े पार्क कीमत पर बेचने का कार्य किया जाता है, जहां लोक संस्कृति के रंग अब इन्हीं मेलों में सिमटे हुए दिखाई देते हैं। उच्च वर्ग अपनी इच्छानुसार प्रदेश विशेष के परिधानों, कलाकृतियों, एंटीक पीसों को अपने घरों में संग्रहित करते हैं और अपनी वैभव का प्रदर्शन करते हैं। परंपरा के साथ किस तरह इनका प्रयोग हो रहा है। बाजारीकरण के दबाव में कलाकार परंपरावादी कला के साथ साथ मौलिकता का दक्षतापूर्ण प्रयोग करने हेतु अग्रसर हुआ। उसने लोक कला से प्रेरित होकर रचनात्मक एवं व्यक्तिवादी प्रयोग करने आरंभ किए। यामिनी रॉय के पश्चात मीरा मुखर्जी, देवयानी कृष्णा, पाल पूर्णेंदु, के एस कुलकर्णी, अलमेलकर, अब्दुल रहीम, अप्पा भाई, के श्रीनिवासलू, हुसैन, शाबक छावड़ा, लक्ष्मण पे, के हैबर, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, जयंत पारेख, माधवी पारेख, जे स्वामीनाथन आदि आदि अनेक समकालीन ऐसे कलाकार हैं जिनकी कृतियां आज बाजार में ऊंची कीमतों पर क्रय की जाती हैं। मकबूल फिदा हुसैन, के श्रीनिवासलू, स्वामीनाथन आदि ऐसे ही कलाकार हैं जो भारतीय कला का श्रेष्ठ मानदंड बने हुए हैं। स्थान विशेष पर उपलब्ध होने वाली परंपरागत सामग्री से निर्मित उपयोगी वस्तुएं, फर्नीचर आदि नवीन प्रयोगों के साथ आज ट्रेंडी हो गए हैं। बाजार में उन्हें आज संस्कारों एवं उत्सवों के साथ इस तरह विज्ञापित किया जाता है कि युवा पीढ़ी जो है उन्हें फैशनेबल समझकर अपने घरों, ऑफिस और प्रतिष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान देने लगे हैं। इसके अतिरिक्त एक और धनिक वर्ग जो अपने घरों के साथ साथ रेस्टोरेंट और रिसोर्ट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सज्जा में भी लोक संस्कृति का प्रतिबिंब चाहने लगा है। आज ताज जैसे होटल में भी इनका प्रयोग हो रहा है। ताज में भी अपने अपने जो उनके केबिन्स बने हुए हैं या जो अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं उनको भी फोक आर्ट के नाम पर कोई कोई इस तरीके के नाम दिए हुए हैं और उसको बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उन्होंने सजा करके रखा हुआ है। विविध धर्मों वाले भारतीय समाज में विभिन्न पर्वों और समारोहों पर गिद्धा, गरबा, डांडिया, घूमर, कालबेलिया जैसे नृत्यों की धूम मची हुई है, जिनमें लोक नृत्यों का आयोजन बड़े ही जोर शोर से किया जाता है। इन नृत्यों के विजेताओं के लिए बड़े बड़े पुरस्कार रखे जाते हैं। नामचीन डिजाइनर उनके लिए परंपरागत ड्रेसेस और मैचिंग एसेसरीज को जो है डिजाइन कर अत्यंत ऊंची कीमत पर बाजार में उतारते हैं। बाजार में टिके रहने के लिए आज प्रतिभावान कलाकार का होना ही काफी नहीं है। सफल व्यवसायी बनने के लिए मौलिकता के साथ साथ कुशल प्रबंधन, अपना बिजनेस मैनेजमेंट करना भी आपको आना चाहिए। ये गुण भी उनके अंदर होने चाहिए। उत्पाद के विक्रय हेतु व्यवसायियों, कलाकारों, विज्ञापन एजेंसियों द्वारा ऐसी आकर्षक योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें सौंदर्य के साथ साथ
आकर्षण भी होता है। वस्तु को बाजार में उतारने से पूर्व विज्ञापनों द्वारा सहज एवं सकारात्मक जो है वातावरण निर्मित किया जाता है। विज्ञापनों के इस दौर में प्रत्येक उत्पाद अपनी गुणवत्ता के आधार पर ही बिके, ये भी आवश्यक नहीं। अधिकांश उत्पाद लुभावने विज्ञापनों के आधार पर बिकने लगे हैं। विभिन्न माध्यमों से किए जाने वाले विज्ञापनों का समाज पर अलग अलग प्रभाव होता है। विक्रय कला के माध्यम से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। इसमें एक और तो उपभोक्ता की इच्छाओं में परिवर्तन होता है, तो दूसरी ओर समाज के एक बड़े वर्ग को रोजगार प्राप्त होता है। अब देखते हैं रोजगार एवं उनकी उत्पाद स्थिति। समकालीन कला में तो लोक कला को लेकर अनेक प्रयोग होते रहे हैं। आज पेंटिंग्स, वस्त्र उद्योग, फैशन डिजाइनिंग, चर्म कला, पेपर मैशी में भी बुनाई, छापा सीक्वेंस, चित्रकारी जैसे प्रयोग देखे जा रहे हैं। यदि लोक कला और हस्तशिल्प के उत्पादों का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अवलोकन करें तो मुख्य उत्पाद उनमें कार्यरत शिल्पियों की संख्या, वार्षिक उत्पाद एवं निर्यात जो है इस प्रकार से उनकी जानकारी जो है प्राप्त हुई है। सर लोक कला एवं हस्तकला के विकास हेतु सरकार अनेक समय समय पर अनेक परियोजनाओं को संचालित कर रही है, जिसमें वैश्वीकरण से के परिणाम स्वरूप निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। परिदृश्य में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। पहला है लोक कला हस्तशिल्प के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन योजना लागू की गई है, जिससे कि जो है वस्तु निर्माण, जो उत्पाद निर्माण है उसमें के बनने में समय की खपत जो है वो कम हो सके। प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उद्यमिता विकास करने हेतु उद्यमियों को विकास खंड एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय में हस्तशिल्प के उन्नयन हेतु अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इस परियोजना के साथ साथ 72 एनजीओ भी कार्य कर रही है। मेले के माध्यम से विपणन की सुविधाओं के साथ निर्यात के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, क्राफ्ट बाजार, हैंडीक्राफ्ट बाजार, हाट व मेलों को सरकार आयोजित करती है। अब तक लगभग 112 मेले आयोजित हो चुके हैं। ताज महोत्सव और सैफई महोत्सव भी इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। कला के साथ संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु आगरा में भी जो है मिनी ताज महोत्सव तो लगता ही है फरवरी में 18 से लेकर के 28 फरवरी तक मिनी ताज महोत्सव का भी, अब इसके अलावा मिनी ताज महोत्सव का भी आयोजन होने लगा है, जिसमें अनेकों राज्यों के शिल्पी जो हैं भाग लेते हैं।
भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त भारत में 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अनेकों प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन की भांति हस्तशिल्प की कारीगरी एवं कलाकृतियों को सराहने के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, जिसमें 10 राज्य पुरस्कार एवं 10 जो है दक्षता पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जिन हस्तशिल्पियों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उनको प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। वोकेशनल एजुकेशन एवं रोजगार आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। एनकेसी के चेयरमैन जो हैं सैम पित्रोदा ने लिखा कि हाल में ही एनकेसी के 10,000 वोकेशनल स्कूल एवं 50,000 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने की मैं सिफारिश कर रहा हूं। युवा वर्ग को विविध रोजगारों में प्रशिक्षित करने हेतु प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आकर के इसमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस भी रोजगारी को मिटाने के लिए हस्तशिल्पों को विकसित करने के पक्षधर दिखाई देते हैं। भारत में अनेक राज्यों में होते हुए भी तकनीकी सहयोगी का प्रबल आकांक्षी है, जहां उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान की स्थापना डिजाइन के तकनीकी सहयोग के लिए की गई थी, जिसमें गुड़िया शिल्प, पेपर मैशी, कास्ट शिल्प है, संभावनाओं के मद्देनजर बाद में इस संस्थान की शाखाएं समस्त राज्य में खोली गई, किंतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सही रूप से क्रियान्वयन न होने से लोक कला के अंतर्गत आने वाले ये शिल्प आज समस्या, विपणन की समस्या, कच्चे माल की समस्या, परंपरागत एवं नवीन तकनीक का अभाव, वैश्वीकरण के कारण दूरस्थ देशों में खुली प्रतियोगिता की मार जो है आज छेड़ रहे हैं। आर्थिक मंदी के तूफान में देश की अर्थव्यवस्था फंसती जा रही है। बेरोजगारी का जो भयावह रूप सामने आकर खड़ा हुआ है, इसलिए मृत दिखाई दे रहे हैं शिल्प, उन शिल्पों में आज प्राण फूंकने के साथ साथ उन्हें कलात्मक और उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें डीआरडीए जैसी संस्थाओं को भी शिल्पियों को जो है कतई ये नहीं है कि उसमें हमें तीर कमान चलानी है, बल्कि उसकी सौम्यता, उसकी कल्पनाशीलता, भोलेपन को स्वीकार करना होगा। साथ ही उसे आने वाली पीढ़ियों को भी हस्तांतरित करना होगा। इसके लिए हमें विविध कलाकारों के बीच की दीवारें गिरानी होंगी। चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, लोक नृत्य, संगीत जैसी तमाम भूमिकाओं से परे
हमें एक ऐसा संगठन तैयार करना होगा जिसमें सभी एक दूसरे से मिलजुल सके, आमने सामने बात कर सके, लोक के हर कोण को सुरक्षित कर सके और संरक्षित कर सके। साथ ही विभिन्न कलाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए नवीन प्रयोगों को भी प्रोत्साहित करना होगा, ताकि संस्कारों के संरक्षण के साथ साथ व्यावसायिकता के क्षेत्र में भी विश्व पटल पर श्रेष्ठ पहचान बनाई जा सके। समाज और सरकार के मिले जुले प्रयासों से लोक कृतियां एवं नवीन उत्पाद भविष्य में जो है हमारे लिए कुबेर के खजाना साबित हो सकते हैं। अब हम उन कलाकारों को देखेंगे जिन्होंने लोक कला से प्रेरित होकर के अपनी शैली निर्मित की और लोक तत्वों को अपनी कला में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत से कलाकार भारतीय ग्रामीण कला निधियों के प्रति संवेदनशील एवं जागृत हुए। बंगाल के विष्णुपुर, मिदनापुर तथा कालीघाट के जो मण मंदिर थे, पटचित्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में सांझी, अहोई और दिवाली में बनाए जाने वाले मिट्टी की दीवारों पर मोटिफ बनाने की परंपरा, बिहार की मधुबनी के चित्र, महाराष्ट्र की बरली आदि से प्रेरित होकर के चित्रकारों ने कार्य करना आरंभ किया। अप्रैल सन 1887 को पश्चिमी बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोर ग्राम में जन्मे यामिनी रॉय के पिता रामरतन रॉय एक आदर्शवादी और कला प्रेमी थे। ये जमींदार भी थे। पढ़ने लायक होने पर यामिनी राय को कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन दिलाया गया। स्वतंत्र रूप से चित्रांकन करते हुए उन्होंने अपनी निजी शैली जो है विकसित की। उनमें रेखाओं और रंगों में अपनी विशिष्ट, जिससे रेखा और रंगों में यामिनी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। पाश्चात्य तकनीक तथा बंगाल के पुनरुत्थान की कशमकश के बीच उन्होंने अपनी ही भूमि की जड़ों से प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयत्न किया, अर्थात जनजीवन में व्याप्त परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण कर चित्र जगत को अमूल्य धरोहर से मालामाल किया। यामिनी राय जी की कला का बांकुरा क्षेत्र की जीवंत लोक कला और मण मंदिरों से सीधा संबंध था। यद्यपि कलकत्ता कला महाविद्यालय भारतीय परंपरा का अनुसरण करने की प्रेरणा दी थी, सलाह दी थी, जिन्हें वे पाश्चात्य कला सिद्धांतों को से कहीं अधिक समृद्ध समझते थे। किंतु युवा यामिनी राय जी को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के 1934 के एक भाषण ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। इस भाषण में रविन्द्रनाथ जी ने भारतीय कलाकारों से आह्वान किया था कि वे विदेशी कला सिद्धांतों को छोड़कर अस्तित्व की पहचान करें।
अपने अस्तित्व को खोजें। यामिनी राय जी ने लोक जीवन में अपनी कला का पाथेय बनाया, लोक कला को, और ऐसी कृतियों की सर्जना की जिसमें सही मायनों में भारतीय कला अपने जातीय लोकधर्मी स्वरूप में खिल उठी। यामिनी राय जी ने वीरभूम, मिदनापुर, हुगली, मुर्शिदाबाद, वर्धमान और बरमुरमा के पटुआ कलाकारों, मिट्टी के खिलौनों, मंदिरों, कालीघाट के चित्रों से प्रेरणा ग्रहण की। अंत में अपनी एक उपापों की दृष्टि उसमें रहते हुए कि कभी किस शैली को बनाना है, तो उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए, निरंतर अभिनव प्रयोग करते हुए एक अपनी स्वतंत्र शैली, मौलिक शैली विकसित की। यामिनी राय जी के मन पर ग्रामीण विशुद्ध रंगों की गहरी छाप थी। इस सृजन शक्ति के पीछे लोक कला की अद्वितीय सहजता है तथा अपने अंदर मौलिक आकारों की एक अनुभूति है। रंगों के उपयोग में यामिनी राय जी बड़े ही मर्मज्ञ थे। यद्यपि उन्होंने कुछ सीमित रंगों का ही प्रयोग किया है और विशिष्ट विषयों को ही लिया है। उन्होंने अपने चित्रों में जहां एक ओर सांथाल की महिलाओं, बंगाल की गृहिणियों और ग्रामीण चरित्रों को ही लिया है, वहीं कुछ प्रचलित पुराव्याख्यानों में भी उनकी रुचि रही है। कृष्ण और गोपी, शिव, राम, सीता आदि अनेक ऐसे चित्र जो हैं उन्होंने बनाए। ईसा मसीह और क्रॉस, ईसा मसीह का अंतिम भोज, क्रूसिफिक्शन, सांथाल नृत्य आदि आधुनिक भारतीय कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये सब यामिनी राय जी की शैलीगत विशिष्टता की ही उपलब्धियां नहीं है, वरन उनके जो है साधारीकृत, ज्यामितीय एवं विशिष्ट रंगों के प्रयोग के पीछे लोक कला का प्रभाव और उनके बाल सुलभ गुण है। दिल्ली की आधुनिक कला कृतियां जो है क्रय की गई हैं, वहां पर प्रदर्शित हैं। यामिनी राय भावी कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लोक कला से प्रेरणा पाकर परंपरा के अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ तरीके से चित्र जगत को एक नया रूप प्रदान किया और सार्वभौमिक किंतु सार्थक कला को स्थिर और शांतमय किया। शताब्दी की आरंभिक दौर में अपनी अस्मिता को लोक कला के माध्यम से खोजने वाले कलाकारों में यामिनी राय जी का विशिष्ट योगदान है। 1972 में जब वे 85 वर्ष के थे तब उनका निधन हुआ। तब तक जिसे यात्रा कहते हैं कि पदों पर दृश्य बनाने का भी कार्य किया था। साथ ही साथ कलकत्ता के हरिपाल लेन में स्थित एक रंगीन काठ खुदाई के छापे खाने में बटतला शैली में काठ खुदाई का कार्य भी किया। उनके पास कालीघाट के खड़िया के रंगों से बने कुंडलित चित्रों का एक अच्छा संग्रह था। यामिनी राय ने कला में नवीन प्रयोग किए
और विविध परीक्षणों द्वारा विभिन्न देशीय प्रभावों को अपनी कला में जो है शामिल किया। विराट प्रकृति के असंख्य तत्वों को बटोरकर अनेक अभिप्रायों की व्यंजना की। यह कलाकार अगम्य सृष्टि के रहस्य और जीवन के मूलभूत अर्थों को अपनी चिरंतर कला और सृष्टि में अमर कर देना चाहता था। वे लोक कला आपने मिट्टी के बने खिलौनों की रूपाकृतियों और रंगों से भी प्रेरणा ग्रहण की। उनके घर में आज भी ऐसे मिट्टी के पात्र दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं, जिन पर उनके बनाए हुए आलेखन हैं। उनकी चित्रकारी इन लोक कलाओं से सिंचित होकर पल्लवित हुई है। मद्रास के चित्रकार श्रीनिवास लूजी यद्यपि मद्रास के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षा प्राप्त की, परंतु वे इससे पूर्णतः भिन्न होकर लोक कला और पौराणिक विषयों की ओर झुके। उनकी इस रुचि को यामिनी राय जी के चित्रों में आलेखन, सौंदर्य, चमकदार रंगों, सरलता, स्पष्टवादिता आदि गुणों ने एक नवीन मोड़ दिया। बंगाल के विभिन्न अंचलों में प्रचलित लोक कला ही मूलतः यामिनी राय जी की कला चेतना का आधार बनी। अब देखते हैं हम प्रभा पवार जी को। प्रभा पवार जो है विश्वविख्यात चित्रकार हैं। आप कला भवन शांति निकेतन की छात्रा रह चुकी हैं। यद्यपि अल्पना के क्षेत्र में उनको जो बचपन से ही लगाव था, किंतु कला भवन से प्रशिक्षित होकर उन्होंने अल्पना के क्षेत्र में न सिर्फ देश को गौरवान्वित किया, बल्कि विदेशों में भी आपने अपनी पहचान बनाई। प्रभा जी की अल्पनाओं में शांति निकेतन का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। प्राचीन भारतीय कला पद्धति को विदेशों से लाकर भारत में उसका पुनर्निर्माण एवं शांति निकेतन में स्थापित करने का श्रेय रविन्द्रनाथ ठाकुर और इन सब कलाकारों को है, जिन्होंने इस प्राचीन कला को नए रंग देकर नवजीवन में लोकप्रिय बना दिया। इसका स्पष्ट प्रमाण प्रभा पवार जी की अल्पनाएं हैं। सुस्पष्ट सौम्य रेखाकर लयात्मकता उनकी अल्पनाओं का अद्भुत रूप प्रस्तुत करती है। अल्पनाएं विभिन्न माध्यमों से बनाई जाती रही हैं, जैसे गीले रंग जो कभी खड़िया, रामरज, गेरू, काजल आदि से बनाए जाते थे, सूखे रंग अनाजों और कभी फूल पत्तियों से। प्रभा जी ने रंगोली के माध्यम से प्रतीकों, कमल के फूल, पत्तियों, आम, मंगल कलश, मछलियां, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, बेलबूटों इत्यादि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए। कलाकार प्रभा पवार ने अपनी अल्पनाओं में प्राकृतिक वस्तुओं का परंपरागत प्रयोग करते हुए अल्पना में नवीन और अभिनव प्रयोग किए। प्रतिष्ठित कलाकार
प्रभा जी ने परंपरागत वस्तुओं के साथ साथ लकड़ी, कपड़ा, हार्डबोर्ड और कैनवस का भी प्रयोग किया। श्रीमती प्रभा प्रवार की प्रवृत्ति का वास्तविक क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों तक ही सीमित नहीं बल्कि परंपरागत और लोक कला के रूपों का प्रतिनिधित्व लंबे अरसे से करता चला आ रहा है, जिसमें आपने नवीन नवीन विधाओं को अपनाया। आधुनिकता के प्रति ये उनका प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। प्रभा जी की अल्पना के नमूने, उनके चित्र दोनों ही अनूठे हैं। नमूनों में किसी तरह किस रंग को कहाँ आना चाहिए, कहाँ किस तरह की रेखा की आवश्यकता है, कैसा दृश्य शोभायमान होगा, ये सब मंत्रमुग्ध करने के योग्य है। लोक कला से प्रेरित इनके चित्रों की मंडन अपनी अलग अनूठी विशेषता रखती है। प्रभा जी के तौर तरीके और सौंदर्य बहुत ही निराले हैं। आपने अपने व्यापक अध्ययन और अभ्यास के उपरांत समन्वयात्मक दृष्टि का विकास किया। पुराने शहरी एवं ग्रामीण, पाश्चात्य एवं पारंपरिक सभी पद्धतियों का समन्वय किया। धीरे धीरे आपने अपनी कला का क्षेत्र जो है विस्तृत किया। दृष्टि में परिपक्वता आई और अनेक माध्यमों की संभावनाओं का उन्हें ज्ञान हुआ। जहां तक प्राचीन अतीत की सांस्कृतिक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रश्न है, प्रभा जी ने उन्हीं अंशों, वही प्रज्ञा और कला प्रणाली, उसी तरह की समृद्धि को जीवन को अखंडित रखने में स्थापित करने का प्रयास किया। आप देखिए कि मीरा मुखर्जी नेक्स्ट कलाकार। भारत में मीरा मुखर्जी ने लोक कला को गंभीरता से लिया, जो एक कठिन परिश्रम है। संभव है चित्रकार मीरा मुखर्जी का जन्म जो है 1923 में हुआ, जो कि एक प्रगतिशील परिवार था। उन्होंने कला के प्रति बचपन से ही अपना रुझान दिखाया। 1941 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की कला से जुड़ी और 1941 से पेंटिंग, ग्राफिक्स, मूर्तिकला में विशेष डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिल्ली के पॉलिटेक्निक में कॉलेज में एडमिशन लिया और 1947 तक कला की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने शादी निकेतन में भी काम किया। इसके पश्चात 1953 में कला की शिक्षा लेने के लिए आप म्यूनिख चली गई। आपने वहां पर मूर्तिकला का अभ्यास किया। 1956 में आप कला की शिक्षा समाप्त करके भारत लौटी। जर्मनी के प्रशिक्षण ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। वहीं उन्होंने रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझा और यह स्वतंत्रता उनके अंकन में स्वयं ही आ गई, जिसे कलाकार स्वतंत्रता मुक्त होकर
अपने विचारों और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति करने लगे। मीरा मुखर्जी ने निपुण हो गई, उसकी मास्टर हो गई, विशेषज्ञ हो गई। मोहनजोदड़ो से एक पहले मूर्ति प्राप्त हुई थी जो कि तांबे की थी। ऐसा लगता है कि ताम्र मूर्ति शिल्प वैदिक काल में किया गया है, चर्चा की गई है, जिससे उस समय खोखली कास्टिंग का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। मीरा मुखर्जी एक ऐसी मूर्तिकार थी जो लोक परंपराओं के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित रही। उनका ये समर्पण, उनकी ये भावना उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती है, एक अलग श्रेणी में ला करके खड़ा करती है। उन्होंने परंपराओं को, प्रयोगों को समान रूप से महत्व दिया। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान भी कराया कि उनकी आस्था, उनकी रुचि प्राचीन तथा नई नवीन दोनों ही शैलियों में है। शास्त्रीय और लोक कला परंपराओं में धातु कास्टिंग तकनीक में उन्होंने अपने अनुसंधान एवं प्रयोग किए। मूर्तिकार मीरा मुखर्जी बस्तर के आदिवासी कलाकारों, बिहार और मध्य प्रदेश के कारीगरों से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने मूर्ति शिल्पों का निर्माण, आदिवासियों की जो ढलाई की प्राचीन पद्धति और जो लॉस्ट वैक्स की जो प्रोसेस था उस ढंग से किया। इस पद्धति से मूर्ति बनाने वाले आदिवासी कलाकार हैं। इस पद्धति धरातल के टेक्सचर पर बहुत बल देती है। अतः उन्होंने इस तकनीक को एक नवीन दशा प्रदान की। टेक्सचर से समृद्ध धातु के धरातलों की मदद से वो अपनी आकृति मूलकता को नवीन जो है स्वरूप प्रदान करती थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के टेराकोटा, बस्तर की धातु शिल्प और पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की लकड़ी की खुदाई और मिट्टी के खिलौने, फर्श पर अलंकरण, धातु शिल्प की समृद्ध परंपराओं ने भी कलाकारों के लिए नवीन द्वार खोल दिए। बस्तर के जो मूर्तिकार थे वे एक ही तरह की मूर्तियां बनाते, एक जैसी होती थी। वह माता के एक हाथ में एक प्लेट और दूसरे में फूल जैसी कोई वस्तु का चित्रण करते थे या बनाते थे। कई जगह दो माताओं को भी उन्होंने एक साथ बनाया, जिन्हें जौरी माता या माई कहा जाता है। यहाँ के चित्रकार भगवान की मूर्तियों, बर्तन, जीवतीय लोगों के लिए आभूषण जैसे हंसली, पायल, मुंदर की घंटियां आदि भी बनाते। मीरा मुखर्जी के मूर्ति शिल्प में मध्य प्रदेश और बस्तर के आदिवासियों की जो कला स्वरूप है उनका प्रभाव दिखता है। वे अपनी मूर्ति बनाने में आम आदमी से प्रेरणा लेती हैं तथा इसका निर्माण आम जन के जीवन व उनकी रोजमर्रा की बातों को मूर्ति शिल्प और चित्रों में प्रदर्शित करती है।
जिनके चंचल भाव उन्हें चित्रण करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो चित्रण करने के लिए तत्पर रहती है। क्योंकि मूर्तिकला एक ऐसी कला है जिसमें हर माध्यम का अपना अलग महत्व व मूल्य होता है। वह एक प्रख्यात मूर्तिकार है जो सदैव मोम की मूर्तियां बनाने के लिए अपनी अद्वितीय तकनीक को विकसित करती रही है। आप एक कुशल कारीगर भी थी। वह लोक धातु और कास्टिंग की तकनीक से भारतीय शास्त्रीय मूर्ति निर्माण के लिए शोध व प्रयोग करती रही। मूर्ति ढलाई में उन्होंने नवीन तकनीकों से त्रिमितीय आकारों को नवीन रूप प्रदान किया। ऐसी मूर्ति शिल्प अभिव्यक्ति दी जिसमें टेक्सचर जैसी कि नृत्य व संगीत में होती है, उस तरीके के टेक्सचर का उन्होंने उभारे। वस्तुतः मूर्तिकार की कला में अच्छे संगीत का स्वर सुनाई देता है। संगीत उनके जीवन का सुंदर अनुभव है क्योंकि उसमें आत्मिक स्थिरता का आभास होता है। मीरा मुखर्जी की कला में जीवन से आने वाले उत्थान पतन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कला में यथार्थ व फंतासी का खूब मेल किया है। अपनी मार्मिक मूर्ति शिल्प बस्तर, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की आदिवासी लोगों से प्रेरणा ग्रहण कर अपने शिल्प बना। वे अपनी मूर्तियों के लिए जो खो मोम जिसे कहते हैं लॉक बैक्स का प्रयोग किया। नई कुशलता के साथ नवीन नवीन शैलियां विकसित की। इनके मूर्ति शिल्प हमारे जीवन की ऊर्जामयी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मीरा मुखर्जी का काम आम लोगों के जीवन के दस्तावेजों पर आधारित है, उन्हीं विषयों पर जो कि हमारे जनसाधारण में दिखाई देते हैं, जैसे मेहनत करने वाले साधारण आदमी, औरत, मछुआरे, बुनकर, महिलाओं की गपशप, भीड़ भरी बस में यात्री, मजदूर जैसे विषय। आपने कला में विशेष प्रकार की मूर्तियों को जन्म दिया जिससे इनके चित्र व मूर्ति मानवतावाद, स्वतंत्रता, मुक्ति और आनंद की लिए जो है तड़पते हुए दिखाई देते हैं। प्राणनाथ मागो ने कहा था कि 1930 के दशक से ही भारतीय मूर्तिकार रोंदा, ब्रांकुसी, हेपबर्ट, हेनरी मूर के मूर्ति शिल्पों ने बहुत अधिक प्रभावित किया। कलाकार बहुत अधिक चित्रकार को संगीत व नृत्य में विशेष रुचि होने के कारण उनकी अधिकांश मूर्तियां नृत्य और संगीत से संबंधित हैं तथा इनमें यह विशिष्ट लय, टेक्सचर एक साथ सम्मिलित दिखाई देते हैं। सन 1968 में धातु शिल्प के लिए मास्टर शिल्पकार का आपको राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आदिवासी लोक कला में एक जीवन शक्ति होती है तथा कलाकार ने उस शक्ति को पहचाना है। उन्होंने हिंदू शास्त्रीय मूर्ति एवं देवी देवताओं की मूर्तियों को समृद्ध
भव्यता एवं शक्ति के साथ प्रदर्शित किया है। कलाकार के रूप में वे दुनिया भर में एकल एवं सामूहिक प्रदर्शनियों में अपने मूर्ति शिल्पों का प्रदर्शन कर चुकी हैं। इनके काम का संग्रह निजी एवं सार्वजनिक संग्रह भारत एवं विदेशों में है। इनके यह मूर्ति शिल्प एक पूर्ण जीवन का कार्य है। रूपाकार के प्रति मीरा मुखर्जी की दृष्टि विशेष रूप से सरल है, जो जीवन के भावनात्मक उतार चढ़ाव का सार प्रस्तुत करती है। मीरा मुखर्जी पीतल की छवियों को देश भर के कलाकारों व आलोचकों द्वारा सराहा जा चुका है। उनकी मूर्तियों में प्रफुल्लित भयानक भाव को भी चित्रित किया है। यह मूर्तियां संभवतः धार्मिक कार्यों के प्रयोगों के लिए बनाई गई। मूर्तियों में लय का प्रभाव, अंगों में छरहरापन है, तीखे नक्श हैं, जो इन मूर्तियों में जान फूंक देते हैं। नेक्स्ट जो चित्रकार लेंगे हम के श्रीनिवासलू। मद्रास के तमिल भाषी श्रीनिवासलू जी ने यामिनी राय की भांति ही खेल खिलौने और ग्रामीण कला के नमूनों से प्रेरणा ग्रहण की। एक छोटे बच्चे के रूप में लोग खिलौनों से शुरू करते हुए कोंडापाली के जंगली खिलौनों और तिरुपति की गुलाब की पंखुड़ी से बनी हुई गुड़िया के चमत्कृत, आंध्र तमिलनाडु के चमड़े की कठपुतलियों ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया। उन्होंने चित्रों को जीवन के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत किया है। जिंदगी जैसी थी वैसी थी, जिसको भावनात्मक रूप में आपने चित्रित किया। कला के क्षेत्र में जब उनका शुरुआती 40 का दशक चल रहा था, उस समय अधिकांश कलाकार पश्चिमी अकादमिक शैली या बंगाल स्कूल की अनुकृति कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस कला को अपनाया जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू थी। अंततः वह उस कला के प्रकटीकरण के स्रोत के अनुभव के लिए दृढ़ विश्वास के साथ लोक कला से जुड़ गए। इनकी कला हमारे अंदर एक जागरूकता एवं सजगता का संचार करती है। लोक कला का प्रभाव इतना था कि पृष्ठभूमि को भी बहुत ज्यादा आपने अलंकृत बनाया है। श्रीनिवासलू जी का रामायण पर आधारित अश्वमेध चित्र टेम्परा शैली का चित्र है, जिसमें लव कुश अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेते हैं और उस पर अपनी विजय स्थापित करना चाहते हैं। घोड़े को दोनों ओर से घेरा गया है, रेखाएं मोटी बोल्ड है। घोड़ा लोक कला का अच्छा चित्रण है। भावों से परिपूर्ण चित्र में हाथ, पैर, वस्त्र, आभूषण, लंबी आंखों में पुतलियों को एक नन्हे बिंदु के साथ अंकित किया गया है। इसी प्रकार का इनका लव कुश चित्र इसी श्रृंखला का है। वात्सल्य से भरे चित्र में सीता ने अपने दोनों बेटों को, जो लव और कुश हैं, उन्हें अपनी गोद में बिठा रखा है। सीता के माथे पर बर्फी के आकार की बिंदी लगी हुई है।
आंख, नाक मोटी रेखाओं से चित्रित है। पृष्ठभूमि में अलंकरण है। लवकुश की वीरता के भाव, मां की गोद में सुरक्षा का भाव तथा तीर और कमान को भली भांति संभालने का भाव जो है अत्यंत सुंदर है। आपका जो कृष्ण लीला का चित्र है 9 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले भाग में कृष्ण पत्ते में लेटे हुए हैं। दूसरे में पूतना वध का चित्रण किया गया है। तीसरे में माखन चोरी है। चौथा भाग है उसमें ओखल से बंधे हुए हैं। पांचवें भाग में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। छठे भाग में कृष्ण का युवा रूप है। सातवें भाग में कृष्ण जो है गोपियों के चीर हरण कर रहे हैं। आठवें भाग में हंस का वध है और जो चित्र का 9वां और अंतिम भाग है उसमें कालिय दमन को दर्शाया गया है। चित्र में गहरा नीला, कत्थई और बहुत हल्के पीले रंग का आपने प्रयोग किया है। काली रेखाओं से आकृतियों को स्पष्ट और दृष्टिगोचर हो रही हैं। एक अन्य चित्र है बास्केट वीवर में कमर से हाथ तक रेखा को अर्धवृत्ताकार रूप से अंकित किया गया है तथा डलिया बुनने की बेंत को वृत्ताकार रूप में बनाया गया है जिससे चित्र में संतुलन पैदा हो रहा है। लंबे केशों का जो जूड़ा है आधा, वस्त्रों का जो अलंकरण है, पृष्ठभूमि में जो टेक्सचर है वो लोक कला पर आधारित है। एक और चित्र है कोकोनट सेलर, ये इनका ख्याति प्राप्त चित्र है जिसमें 2 स्त्रियां नारियल बेच रही हैं। बालों में फूल, वस्त्रों में अलंकरण है, प्रिंट बना हुआ है। मोटे आभूषण स्वतः ही लोक कला के प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक अन्य चित्र गोपिनी, ये भी लोक कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1955 में टेम्परा विधि में ये चित्र बनाया गया था जो बहुत लोकप्रिय रहा। पेड़ के नीचे बैठी गोपनी, वृक्ष का अलंकरण, गायों का भाव, सशक्त मोटी रेखाओं के साथ संपूर्ण चित्र जो है बनाया गया है जिसको देख करके स्वतः ही यामिनी राय जी की याद आ जाती है। श्रीनिवास जी के अनेक चित्र तो ऐसे हैं जिन्हें यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो कभी कभी ये भ्रम होता है कि ये चित्र श्रीनिवास जी का है या यामिनी राय जी का। इंडियन गेम, इनमें महिलाओं के चेहरों की भंगिमा, लंबी आंखें, लंबी हाथ पैर, पतली कमर, शारीरिक सौंदर्य सफल अभिव्यंजना को व्यक्त कर रहे हैं। लोटस गार्लैंड हो, कोकोनट सेलर हो, प्राय सभी चित्रों में सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। भूरा, मटमैला, पीला, गहरा हरा, हल्का नीला, मुख्य रूप से यही रंग प्रयोग किए गए हैं। नादस्वरम प्लेयर्स में इसके वेंडर्स, गंगा माँ यात्रा, डिवोटेड फैमिली में आकृति की शारीरिक अनुपात रचना वो जो है शारीरिक रचना जो है अनुपात में नहीं है।
फिशर वुमेन, लोटस, द बाथ, द टॉयलेट, नादस्वरम प्लेयर, गंगा माँ की यात्रा, इनके जो है बहुचर्चित चित्र हैं। आपके कुछ चित्र क्रेयोन और जल रंगों में भी हैं, कुछ शाही में भी बने हुए हैं, किंतु आपके अधिकांश चित्र टेम्परा शैली में हैं। माध्यम कोई भी हो, किंतु सभी चित्र लोक कला से प्रभावित हैं। श्रीनिवासलू जी की कला की खुशबू विदेश तक फैली। पेरिस के सेलोपगे में उनके चित्रों की एग्जीबिशन हुई। अमेरिकन एकेडमी ऑफ इंडिया एशियन स्टडीज द्वारा सैन फ्रांसिस्को में आयोजित प्रदर्शनी में इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त। विदेशों में भी फैल गई। वहीं भारत में भी इनकी कला में डंका बजा। मद्रास और मैसूर में भी इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनियां हुई। आज भी इनके चित्र जो है बिहार, हैदराबाद और त्रावणकोर में संरक्षित है। नेक्स्ट आर्टिस्ट लेंगे हम देवयानी कृष्णा। वरिष्ठ महिला चित्रकार देवयानी कृष्ण ने अनेक माध्यमों से चित्रण कर अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया। आकृति मूलक और अमूर्त दोनों प्रकार का चित्रण कर आपने अद्भुत कला का परिचय दिया। उनकी कला में जहां लोक कला, ज्यामितीय कला, खिलौनों और मुखौटों का प्रभाव परिलक्षित होता है, वहीं वे पालकली की कला से भी प्रभावित रही। देवयानी जी के अधिकांश चित्रों में हमें लोक परंपरा की झलक मिलती है। चित्रों का स्वरूप भले ही आधुनिक हो, परंतु आत्मा जो है ठेठ भारतीय लोक कला की परंपरा को लिए हुए है। यद्यपि उनकी कला में पर्याप्त कला तत्व नहीं है, फिर भी उनकी कृतियां परिष्कृत लगती हैं, जिनमें लय तथा डिजाइन का भरपूर प्रयोग किया गया है। वे कम से कम रंगों में अंकन करती हैं तथा तूलिका को रंगों की परिवर्तित रंगतों से तरल गति एवं जटिल संयोजन के साथ कभी भंवरदार तो कभी धब्बों के समान चलाती दिखाई देती है। इस प्रकार उनकी रंगों से चित्रों में संगीत की सी लहर उभर कर आती है। आप अपने परिवर्तनशील एवं काल्पनिक व्यक्तित्व से उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण कार्य किए हैं। दिल्ली साहित्य कला परिषद से सम्मान प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में भाग लेकर के आपने अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो है जया अप्पा स्वामी। प्रसिद्ध चित्रकार एवं लेखिका जया अप्पा स्वामी के चित्र सांसारिक बंधनों से मुक्त किसी कल्पना जगत में विचरण करते हुए प्रतीत होते हैं। उनके चित्रों में नारी सुलभ आकृति वाली, सरल, सुकोमल, मांसल वक्षों वाली नवयौवना के रूप में दर्शाई गई है, जिसके चेहरे पर आकांक्षा, प्रतीक्षा, निराशा एवं गंभीरता के भाव दृष्टिगत होते हैं। चित्रों में वे जटिल से जटिल ब्रश स्ट्रोक्स लगाने में माहिर हैं।
उन्होंने कुछ काव्यमयी विषयों का भी अपने चित्रण में आधार बनाया है। चीन जाकर वहां की कला को देखकर आपने ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त चीन को नए युग में अवतरित होते हुए देखने वाली वे पहली आधुनिक महिला कलाकार थी। उन्होंने तेल रंग, जल रंग, रंगीन स्याही सभी माध्यमों से चित्रण कार्य किया है। उनकी शैली व्यक्तिगत एवं अन्य नियंत्रित है। उनके लैंडस्केप जो है शैलीगत और शांत प्रभाव के तथा चिंतन का आभास कराते हैं। चित्रों के सृजन में आपने लौकिक जीवन में भी भारतीय का परिचय दिया है। एक बार उन्होंने लंदन में क्रिस्टीज की नीलामी में एक पेंटिंग खरीदी थी तथा अपने अग्रज मित्र से कहा कि मैं अपनी धरोहर को वापस ले जा रही हूँ। ये सब हमारा पैतृक धन है। कब से बिछुड़कर यहाँ इधर उधर भटक रहा था। भारतीय कला जगत में जया अप्पा स्वामी के सार्थक एवं स्तुत प्रयास का सदैव जो है सम्मान रहेगा। आज जो है आज का जो लेक्चर है यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। गुड थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. थैंक यू।